आज हम बात करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर। सिंपल टर्म्स में लेकर चलते हैं कि पहले आसानी से रिग्रेशन एनालिसिस का पर्पस समझ आ जाए, फिर मैं आपको इसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि आपको उम्मीद है आसानी से याद रहेंगे। जब हम मशीन लर्निंग में इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर आसानी रहेगी। सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करता है टू अंडरस्टैंड कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना अफेक्ट कर रहा है। आप यूँ समझिए, आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स मतलब आपके डेटा के अंदर सिर्फ दो कॉलम्स हैं। एक न्यूमेरिक होगा, दूसरा भी न्यूमेरिक हो सकता है, डिपेंड करता है। एज वर्सेस हाइट ये ले लें आप, ठीक है। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या एक वेरिएबल हाइट जो है वो डिपेंडेंट है वेट के ऊपर या वेट डिपेंडेंट है हाइट के ऊपर। तो ये हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास अगर एक क्लास के अंदर मौजूद 30 स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं, ये देख सकते हैं कि क्या एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि क्या एक वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं जब दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा हो। अगर एक वेरिएबल में कोई चेंज आएगा तो दूसरे वेरिएबल के अंदर कितना अफेक्ट आएगा, कितना चेंज आएगा, या वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी थोड़ा सा बढ़ेगा। ये इस वक्त ये ज़ेर बहस नहीं है कि कितना बढ़ेगा, कम बढ़ेगा या ज़्यादा, लेकिन सिर्फ आप ये समझें अगर एक चीज़ में चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी आ रहा है या नहीं। हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी तरफ से घट रही है तो क्या ये चेंज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। चेंज जो है वैल्यूज़ के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ग्रोथ में भी हो सकता है और दूसरी तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ में भी ये जा सकता है। चेंज होना ज़रूरी है, अगर चेंज नहीं है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। जब हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हों, एक वेरिएबल जिसको हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं या जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि वो डिपेंड कर रहा है या नहीं, और एक वेरिएबल है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल मखलूत है, वो उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं। अगर उसमें चेंज आ रहा है, उसके अंदर चेंज आने से जो उसके साथ मुंसलिक वेरिएबल है उस पर अफेक्ट पड़ रहा है ना, वो अगर मुतासिर हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। इसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम एक के ऊपर काम करें। लीनियर जो है वो वन को रिप्रेजेंट करता है और ये एक तरह से आपकी सिंगल ग्रोथ को बता रहा होता है। फिर जब हम बात करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स की, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी डेटा सेट आपके पास आए और उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मौसम की तब्दीली के बारे में खाली हम उसकी हवा को या टेम्परेचर को नहीं देखते हैं, हम उसमें ह्यूमिडिटी को देखते हैं, फील लाइक को देखते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनको वेरिएबल्स का नाम दे लें, ये डेटा के अंदर ऐसा फील्ड आ रहे होते हैं। तो जब हमारे पास एक से ज़ायद वेरिएबल हो जाए तो उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन कह रहे होते हैं कि इन 4-5 वेरिएबल्स के मजमूए का असर एक जो उससे मुंसलिक वेरिएबल है जिसको हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं या जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं, उसके ऊपर क्या अफेक्ट करेगा, उसके ऊपर कितना असरअंदाज होगा, चेंज होगा, नहीं होगा, या वो सेम रहेगा। तो एक चीज़ तो हम इससे ये निकाल रहे हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना असरअंदाज होगा, और अगर हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उन सारे के सारे वेरिएबल्स कितने ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं उस एक वेरिएबल के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, और ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो मल्टीपल रिग्रेशन। उसके बाद आता है जब हम अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर लेते हैं इन वेरिएबल्स की रिलेशनशिप की, हाउ दे डेवलप इन द पास्ट, हिस्टोरिकली डेटा के ऊपर जब हमने बिल्ड किया और हमने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि पास्ट में जब भी डेटा आया है उससे उसके आउटकम में कितना असर आया है, उसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या बिल्कुल सेम रहा है, तो ये हमें डिसीजन लेने में आसानी रहती है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। आजकल जैसे
खासी गर्मी हो गई है। अब हमें पता है कि अगले 2-3 महीनों में गर्मी जो है वो बढ़ती रहेगी। वो एक रेंज होगी जिस रेंज के अंदर वो बढ़ रही है। अगर 33 होगी, 34 होगी, 35 होगी, तो हमें पता है कि अब कल को दर्जा हरारत रावलपिंडी में ये होगा, मिसाल के तौर पर। तो हमें एक पैटर्न हमारा डेवलप हो गया ओवर द पास्ट। तो हमें पता है कि कल भी होनी है, परसों भी होनी है। अब बीच में हम बात करते हैं बारिश की। जब माहौल में ज़्यादा हबस हो जाए, ऊपर क्लाउड आ जाए और थोड़ी हवा का बहाव ज़्यादा हो जाए, उन फैक्टर्स की बेस के ऊपर अगर हम उनको भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हमें पता है इतनी मेजरमेंट्स वगैरह हों, उसकी बेस के ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या आउटकम पीछे रह चुकी है। मानसून की जैसे बारिशें इस्लामाबाद मंडी में हो ही जाती हैं गर्मी के मौसम में भी, तो हमें पता है कि हर 2-3 हफ्तों के बाद मानसून की बारिशें हो जाती हैं। तो ये हमने जो डिसीजन लिया है, हमने बताया है, एंटिसिपेट किया है, तो ये उसकी बेस के ऊपर है जो पहले हो चुका है। पहले हो चुकने की बेस के ऊपर आप आगे की थोड़ी सी एस्टिमेशन कह रहे होते हैं। इसको एग्जांपल से ऐसे समझें, यहाँ पर मैंने 3 ग्राफ्स दिए हैं। सिर्फ पहला ग्राफ अभी आप देखें, आप समझे कि ये आपकी वाई एक्सिस जो है ये हमारी सेल्स है, आपकी रिटेल की शॉप है कोई ग्रॉसरी की, और ये जो है ये नंबर ऑफ़ डेज़ है। वाई एक्सिस जो है वो टाइम सीरीज़ है, अभी के लिए आप ये समझें, ठीक है। और अभी और ये जो आप ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं ये आपका ई कॉमर्स का बिज़नेस है, ठीक है। बेशक ग्रॉसरी शॉप है आपकी या ऑनलाइन भी तो सेल आउट चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये पहला लीनियर ग्राफ जो है ये आपका पिक्चर दिखा रहा है ई कॉमर्स का, कि आपसे ऑनलाइन चीज़ें कितने लोगों ने परचेज़ की ओवर द टाइम। अब यहाँ पर आप लीनियर ग्राफ देख रहे हैं, इट्स ग्रोइंग, ठीक है। सिचुएशन ये है कि कोविड के हालात हैं। कोविड के हालात में जैसे शुरू में कम लोग कोविड की वजह से घर बैठ रहे थे और ग्रॉसरी शॉप्स बंद हो रही थी। ओवर द टाइम जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों ने घर बैठ के ऑर्डर करना शुरू कर दिया। तो ये बिल्कुल वही सिनेरियो यहाँ पर है कि शुरू में आपकी ऑनलाइन परचेज़ कम थी, लेकिन ड्यू टू कोविड सिचुएशन ग्रोथ, और फिर यहाँ पर ये आपकी परचेज़ इंक्रीज़ होगी ओवर द इंटरनेट ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। सेम इसी सिनेरियो में आप इसको देखें। अब इस ग्राफ के अंदर सिर्फ चेंज ये हुआ कि ये ग्राफ वही सेल का है, टाइम का है, लेकिन यहाँ पर ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है आपके स्टोर को जो फिज़िकली लोकेटेड है रावलपिंडी में कहीं पर। तो वहाँ पर जो आपकी स्टोर है वहाँ पर आपकी सेल्स डिक्रीज़ हो गई है, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, लोग नहीं आ रहे, लोगों ने आना कम कर दिया। अब ये यहाँ पर आपका ड्रॉप हो गया। ये दोनों ही लीनियर हैं। लीनियर रिग्रेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन जनरेट कर रही होती है, तो इसलिए हम इसको लीनियर कहते हैं। ऐसा मुमकिन है कि बिल्कुल चेंज ना आए, एक बिल्कुल फ्लैट लाइन हो जाए, तो वो तो कोई अफेक्ट ही नहीं है, चेंज ही नहीं है। और ये ऐसा भी मुमकिन है कि अब जैसे इस सिनेरियो में आपकी ये स्मूथ लाइन जनरेट हो रही है। लीनियर कभी भी स्मूथ लाइन जनरेट नहीं करती, ये एक्सपोनेंशियल लीनियर रिग्रेशन कहलाता है, जो कि आपकी स्मूथ लाइन जनरेट कर रहा होता है। इसलिए इसको हम नो लीनियर रिलेशनशिप कह रहे हैं, क्योंकि मुमकिन है आगे और स्कैटर प्लॉट में ये ड्रॉप हो जाए। इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये लीनियर है, ये पॉजिटिव लीनियर है क्योंकि इट्स ग्रोइंग, और ये नेगेटिव लीनियर है क्योंकि इट्स डिक्रीजिंग। लेकिन हम इन दोनों को लीनियर कह रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी डायरेक्शन से पता चल रहा है कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसी की टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, जो पीछे आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े से टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने वाली हूँ। लीनियर रिग्रेशन इज़ अ लीनियर मॉडल, इसको हम लीनियर मॉडल कहते हैं। जब हम मशीन लर्निंग में आएंगे आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल का नाम सुनेंगे। यह मॉडल एज्यूम करता है कि आपके डेटा के अंदर लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों ग्राफ लीनियर रिलेशनशिप के थे, ये आपके डेटा के अंदर एग्जिस्ट करता हो, ये एज्यूम करता है। 2 वेरिएबल्स के बीच में, एक वेरिएबल आपका x होगा जो हमारा हमेशा x एक्सिस होता है, और y वेरिएबल जो कि हमारा सिंगल आउटपुट वेरिएबल है, जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि वो इंक्रीज़ होगा। अगर x में चेंज आएगा तो y इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि y हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं
लीनियर कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन द इनपुट वेरिएबल। वह एक्स हमारा इनपुट होता है और उसकी बेस के ऊपर हम वाई प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। दोबारा से कि जब हम सिंगल वेरिएबल देख रहे होते हैं, सिंगल वेरिएबल एक्स है, द मेथड इज़ रेफर टू एज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अगर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल, क्योंकि वाई हमारा आउटपुट है जो कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं या एस्टिमेट कर रहे हैं, तीनों टर्मिनोलॉजीज़ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाएंगे तो स्टेटिस्टिकली जो है हम उसको कहते हैं वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। सो मल्टीपल आपके नंबर ऑफ़ इनपुट्स को डिफाइन कर रहा है। अगर इनपुट सिंगल है तो वो लीनियर रिग्रेशन होगा, और अगर मल्टीपल आपके पास वेरिएबल्स आ गए तो वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि फिर आप एक्स वाई जी, एक्स और जी इन दोनों को आप देख रहे होते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वाई। तो वहाँ से वो आउटपुट वेरिएबल है ना आपका वाई, तो वहाँ से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को जज करते हुए आप वाई प्रेडिक्ट कर रहे होते हो। अब जो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम्स होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, वो एक्चुअली में को रिलेशन ही फाइंड कर रहे होते हैं बिटवीन वेरिएबल्स दैट आर कॉन्टीन्यूस बाय नेचर। देखिए, आपके हमेशा जब भी कॉन्टीन्यूस वैल्यू होगी, कॉन्टीन्यू वैल्यू से मतलब ये है जब आपके डेसिमल नंबर्स होंगे, आपने जो प्रिडिक्ट या एस्टिमेट करना है, मिसाल के तौर पर आपके घर की इस वक्त कीमत कितनी है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपये, ये जो भी वैल्यू है ये आपकी कॉन्टीन्यूस वैल्यू है जो कि ओवर द टाइम इंक्रीज़ हो सकती है, या आपके घर के फीचर की वजह से उसमें इंक्रीज़ आ सकता है। अगर आप DHL में हैं और 2 कमरों का आपका घर है तो वो शायद 60 लाख का मिले। आप बहरिया में हैं और आपका भी वही 2 कमरों का घर है लेकिन साथ में गार्डन है, बाहर गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज वगैरह है, डबल स्टोरी बना हुआ है वगैरह वगैरह, बहुत सारे फीचर्स हैं। उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अगर उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं सेल आउट करने के लिए या ख़रीदने के लिए, तो ये जो आप उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं ये कॉन्टीन्यूस वैल्यू है। तो इसलिए लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है वो कोरिलेशन फाइंड कर रहा होता है बिटवीन वेरिएबल जो कि कॉन्टीन्यूस हैं बाय नेचर। तो जो फीचर्स हैं, आपके घर के कमरे कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, उसका रकबा कितना है, फिर कितना पुराना बना हुआ है, कितनी मंजिला स्टोरीज़ हैं, ये सब चीज़ें कंसीडर होते हुए वो आपको एक कॉस्ट बताता है। अब आपके पास हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है DHL का, अब DHA का बात कर लेते हैं, उस इलाके के तमाम घरों का इस तरह का डेटा मौजूद है, तो आप एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि अब एक नया घर बनाया जाए जिसके अंदर ये तमाम फीचर्स रखे जाएँ तो उसकी कुल लागत कितनी आएगी या वो कितने में बिकेगा, तो उसकी हम एस्टिमेशन आसानी से निकाल सकते हैं।